नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों की करीब 70,000 सीटों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 अगस्त होगी, यानी कि अब छात्रों के पास पूरा 1 महीना है। विश्वविद्यालय अधिकारियों के मुताबिक दाखिला पोर्टल को सोमवार दोपहर 3 बजे से कामकाज शुरू करने के लिए खोल दिया जाएगा और स्नातकोत्तर दाखिले के पोर्टल की तरह ये भी संवादात्मक होगा और इसमें कृत्रिम मेधा आधारित चैटबॉट छात्रों के सवालों के समाधान के लिए होगा। उन्होंने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और छात्रों की कोई भी औपचारिकता पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारियों के मुताबिक पहली कट ऑफ सूची की घोषणा 7 से 10 सितंबर के बीच में होने की उम्मीदें जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अंकों के मुताबिक सुविधा के बाद चरण में इसका पूरा प्रक्रिया होगी और विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि सीबीएसई आईएससी बोर्ड ने जहां नतीजों की घोषणा कर दी है, कई राज्य बोर्ड द्वारा परिणाम की घोषणा किया जाना अभी बाकी है। हम छात्रों को उनके अंक के आधार पर विकल्प के बाद उनको विकल्प देंगे और इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ज्यादा जानकारी के साथ बताइए विस्तार से कि आखिर आज जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसके लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें क्या कुछ छात्रों के लिए सुविधाएं? देखिए, बिल्कुल बताया। जिस तरीके से बात करें कोरोना काल के अंदर, जिस तरीके से हमने पिछले साल भी देखा था, यानी 2020 के अंदर जिस तरीके से दाखिले नहीं हो पा रहे थे, लोग बाग परेशान थे और जहां तक कि जो छात्र थे वो सबसे ज्यादा परेशान थे। मगर अब जिस तरीके से 2021 की बात करें तो यहाँ पर अब कह सकते हैं कॉलेजों के लिए दाखिले खोले जा रहे हैं और यहाँ तक कि इसकी शुरुआत जो है सोमवार लगभग 3 बजे करीब ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी। यानी कि छात्र जो है वो जिन्होंने अभी तक 12वीं पास कर लिया, वो कॉलेज दाखिला लेना चाहते हैं तो उनके लिए विकल्प जरूर दिया गया है, मगर सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन की जाएगी। मगर लगातार कहीं ना कहीं छात्रों के मन में अभी तक दुविधा थी कि वो कॉलेज कब तक जाएंगे, स्कूल कब तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब सरकारें कहीं ना कहीं कोशिश करती रह रही है, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है तो उसके अंदर अब कॉलेजों को शुरुआत की गई है और कॉलेजों के अंदर दाखिले की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी गई है। और इसी को लेकर जो फॉर्म भरने की यानी कि अंतिम तारीख होगी वो होगी यानी कि 31 अगस्त और 10 सितंबर के लगभग कहीं ना कहीं जो पहली कटआउट लिस्ट होगी वो जारी हो जाएगी। मगर लगातार छात्र भी यही चाहते हैं उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके और सरकारें भी अब इसमें कोशिश करती नजर आ रही है। राजीव, देखिए लगातार जिस तरीके से एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है छात्रों का, लेकिन कॉलेज अभी तक नहीं खुल पाए हैं, तो कब तक उम्मीदें हैं कि डीयू के खुलने की सरकार ऐलान कर सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं मनोज सिसोदिया, वो कहीं ना कहीं लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर स्कूल कॉलेजों को खोला जाए और उसी के लिए कहीं ना कहीं सुझाव भी मांगे जा रहे थे। मगर जिस तरीके से अब कह सकते हैं जो स्कूल कॉलेजों के लिए जो दाखिले की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है, यानी पंजीकरण स्टार्ट किया जा रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं छात्रों के लिए कहीं ना कहीं उत्साह जरूर होगा, क्योंकि वो लोग जो छात्र थे जो जिन्होंने 12वीं पास किया वो कहीं ना कहीं कॉलेज की तरफ रुख करना चाहते हैं और उसके लिए वो परेशान होते नजर आए थे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर स्कूल बंद थे उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी। मगर अब सरकारें दोबारा से कोशिश करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो दाखिले की प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट की जा रही है और इसी को लेकर 31 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म की जो भरने की जो प्रक्रिया होगी वो जरूर की जाएगी और लगातार पोर्टल के माध्यम से ही सारी सुविधाएं दी जाएगी। कॉलेज आने की किसी को भी जरूरत नहीं है, ना ही कोई सुझाव लेने की जरूरत है। जी राजीव, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ये तमाम जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो की जाएगी और इसमें जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छात्रों को किसी भी औपचारिकता को पूर्ण करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कॉलेज जब खोले जाएंगे तो उसमें भी बच्चे जो चाहते हैं, अभी जो कॉलेज लाइफ होती है बच्चे उसको जीना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जब 12वीं के बाद में कहीं ना कहीं जब बच्चे जो हैं वो कॉलेज की तरफ रुख करते हैं तो उसका एक लाइफ स्टाइल और एक कह सकते हैं उसकी पढ़ाई का करने का तरीका वो दोनों बदल जाते हैं, क्योंकि स्कूलों के अंदर लगभग कह सकते हैं यूनिफॉर्म के अंदर होते हैं और कॉलेजों के अंदर यूनिफॉर्म नहीं होती और कोई भी बंदिश नहीं होती और कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है उनकी सुचारू रूप से चलती नजर आती है, क्योंकि 2020 के अंदर भी यही स्थिति देखने को मिली थी और लगातार कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और लोग जो दाखिले चाहते थे, यानी जो छात्र जो 12वीं करके जो कॉलेज दाखिले जाना चाहते थे वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। मगर अब लगातार जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही है
जो बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं और वो कॉलेज की तरफ रुख करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए दाखिले की यानी कि पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी और लगातार सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन की जाएगी। इसमें कॉलेज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सुझाव लेने की जरूरत है, मगर हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है कि कोरोना के जो लेकिन गाइडलाइन राजीव है वो देखिए, भी बनी अभी रहे। भी छात्रों और उनके अभिभावकों के मन में बातें तमाम यही है कि अब जिस तरीके से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्कूलों में हुआ, पहले भी हुआ कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद स्कूल कॉलेज नहीं खुलते हैं तो पढ़ाई तो बाधित होती ही है, छात्रों का वो पैसा भी व्यर्थ जाता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दाखिले के बाद की प्रक्रिया, यानी कि जिस समय कोरोना काल स्टार्ट हुआ था और कहीं ना कहीं जो दाखिले थे यानी कि जो स्कूल कॉलेज थे वो बिल्कुल बंद होते नजर आए और कहीं ना कहीं जो बच्चों की पढ़ाई थी वो रुकती हुई नजर आई, मगर ऑनलाइन की पढ़ाई के माध्यम से कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की गई थी, मगर वो इतनी सुचारू रूप से कामयाब नहीं होती नजर आई। मगर जिस तरीके से अब कह सकते हैं अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, उसके अंदर कॉलेजों के दाखिले खोले जा रहे हैं और इसके बाद में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो स्कूलों को भी खोलने की कोशिश करी जा सकती है और लगातार यही कोशिश की जाएगी कि 9वीं से ऊपर की जो क्लासें हैं उनको खोला जाए। मगर स्कूलों को कॉलेजों के अंदर जो सुरक्षा होनी चाहिए कोरोना को लेकर वो भी कहीं ना कहीं परिजनों के मन में है, छात्रों के मन में है, मगर उसके लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है स्कूलों के अंदर और सैनिटाइजर यानी कि मास्क और हर तरीके की सुविधाएं जो है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हर तरीके से बनी रहे ताकि दाखिले के बाद किसी को भी दिक्कत ना आए। मगर देखना होगा क्या कोरोना काल की जो स्थिति है वो कब तक बनी रहेगी और सरकारें उससे कह सकते बच्चों को और छात्रों को और बड़े लोगों को किस तरीके से निजात दिला पाएगी, क्योंकि अभी तक वैक्सीन की कमी है तो कहीं ना कहीं जो परिजन है उनके मन में अभी दुविधा बनती नजर आ रही है। जी, वैक्सीन की कमी भी है राजीव, और इसी के साथ देखिए स्कूल कॉलेज को अगर खोला जाएगा तो उससे पहले खुद मनीष सिसोदिया ने कहा था, शिक्षा मंत्री ने, कि अगर स्कूलों को खोला जाएगा लेकिन उससे पहले तमाम छात्रों को और टीचर्स जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उसी के बाद स्कूल खोलने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन जब वैक्सीन की कमी है तो कैसे तो उनको पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया जाएगा, इतने छात्रों को, इतने शिक्षकों को, और आखिर कभी ये स्कूल खोले जाएंगे? देखिए यहाँ पर तरीके से बार बार उसके बाद मगर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हम बच्चों को, टीचरों को और साथ परिजनों को हर एक वैक्सीन देंगे और कहीं ना कहीं वो वैक्सीन कम होती नजर आएगी। छात्रों को और परिजनों के मन में जरूर सुविधा होती नजर आएगी। दिल्ली सरकार इसको किस तरीके से मेंटेन करेगी और जो स्कूलों को खोलने की बात की जा रही है उसको खोलने के बाद में स्कूलों के अंदर किस तरीके से जाने दिया जाएगा, कॉलेजों के अंदर जाने दिया जाएगा, मगर हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि अभी अनलॉक प्रक्रिया स्टार्ट की गई है और स्कूल खोला जाएगा। मगर उससे पहले सबसे पहले दिल्ली सरकार को ये कोशिश करनी होगी छात्रों को या 18 साल कम के लोग हैं उनको वैक्सीन मिल सके, परिजनों को वैक्सीन मिल सके, यहाँ तक कि टीचरों को वैक्सीन मिल सके, मगर अभी तक वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो काफी सुस्त है और कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं देरी होती नजर आ रही है। जी, वैक्सीनेशन में भी देरी होती नजर आ रही है और यही कारण है कि स्कूल कॉलेज खुलने में भी कहीं ना कहीं देरी का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। और देखिए पहले अगर 2020 की बात करें तो पूरा साल बर्बाद हुआ, 2021 आधे से ज्यादा निकल गया है, वो भी अभी छात्रों के लिए बर्बाद ही समझिए, क्योंकि स्कूलों में जब नहीं छात्र जा पाएंगे तो आखिर कैसे पढ़ाई होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 2020 की तो बिल्कुल एक साल उनका बिल्कुल बेकार गया, यहाँ तक कि पढ़ाई भी नहीं हो पाई, घरों में बैठना पड़ा और कहीं ना कहीं स्थिति घरों से बाहर निकलने की नहीं थी। मगर अब 2021 के अंदर भी वही स्थिति, यानी कि आधा लगभग साल पूरा निकल चुका है और कहीं ना कहीं जो आधा साल होगा उसके लिए भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, चौथी लहर आ सकती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति फिर सरकारों की तरफ बन रही है और सरकारें जिस तरीके से वैक्सीन की प्रक्रिया स्टार्ट की हुई है उससे कहीं ना कहीं परिजन जो है और जो छात्र जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये साल यानी कि 2021 भी कहीं ना कहीं अगर स्कूल कॉलेज नहीं खुलते हैं तो उनकी पढ़ाई फिर अंधकार में जाएगी। जी, पढ़ाई अंधकार में जाती नजर आ रही है और साथ ही साथ भविष्य का सवाल है और भविष्य भी यहाँ पर अंधकार में कहीं ना कहीं जाता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात से है जहां रायपुर कला में यूनिटेक असेसमेंट सेंटर में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल सेंटर में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की भर्ती के लिए परीक्षा ली जा रही थी और इस दौरान कैंडिडेट्स का आरोप है कि वहां मौजूद कुछ परीक्षार्थियों को नकल कराई जा रही थी। इतना ही नहीं, नकल कराने के लिए परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी कैमरों पर भी पेपर चिपका दिया गया
और उन्हें बंद कर दिया गया था। साथ ही परीक्षा केंद्र के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे कंप्यूटर में भी चिप लगाकर नकल करवाने के आरोप इस दौरान कैंडिडेट्स ने लगाए हैं। कैंडिडेट्स ने परीक्षा केंद्र के अंदर से 2 से 3 बाहरी युवकों को भी पकड़ा है, जिसके बाद सेंटर में जमकर हंगामा हुआ। हाँ, ये एग्ज़ाम शुरू होने से पहले से ही कुछ 4 बंदों के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, स्टाफ मेंबर जो थे। ठीक है, शक तो उस टाइम ही हो गया था। फिर मेरे साथ वाली सीट पे एक बंदा बैठा हुआ था, उसके साथ पास भी आ रहे थे वो बार बार। उसमें उन्होंने CPU के अंदर 2 चिप डाली ग्रीन कलर की। फिर एग्ज़ाम शुरू होने के बाद कुछ गड़बड़ होगी, वो चली नहीं, क्या हुआ पता नहीं। वो जिसने चिप डाली थी वो फिर से आता है उसके पास 30-40 मिनट के बाद। उस लड़के ने भी कुछ नहीं किया था तभी तक। फिर वो एग्ज़ाम से बाहर निकल जाता है कुछ करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। और पेपर में क्या होता है कि एक बार शुरू होने के बाद आप कीबोर्ड का एक बटन भी नहीं दबा सकते। वो इतना वो कर रहा था, तो उसकी मैंने वहाँ आवाज़ उठाई। फिर और बंदों ने भी बोला कि हाँ ये भी कर रहे थे। तो 4 बंदे तो अभी हैं अंदर। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਚੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੀਸੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਫੜਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ? नहीं 2 3 4। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से परीक्षा के अंदर नकल कराने का ये मामला सामने आया है, पहले भी ऐसे ही मामले सामने आते रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल अपडेट इस मामले में? देखिए, पहले तो कि जैसे ये ऑनलाइन एग्जाम था, ये हम कहेंगे कंप्यूटर के ऊपर ही एग्जाम हो रहा था। उसी के बाद ये बात उठी कि जब एग्जाम से पहले CPU से छेड़छाड़ बच्चे खुद करते हुए बता रहे हैं, क्योंकि 4:30 बजे बच्चों को एग्जाम रूम में बैठा दिया गया था, जिसके बाद बच्चों ने खुद बताया कि कुछ CPUs में अलग से आके कुछ चिप्स लगाई गई थी। हम कहें कि इसमें हम एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो सके क्या लगाई गई थी, पर 3 से 4 कंप्यूटर पे चिप लगाई गई थी। तो वहीं उसके बाद जब एग्जाम शुरू हुआ तो शायद ये चिप मैल फंक्शन कर गया किसी कारण से। फिर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो हम कहेंगे उन्हीं के जो इन्विजिलेटर्स वगैरह उनकी तरफ से आके जांच करवाई जा रही थी आखिर क्या हो रहा था। तो जिसके बाद एक बच्चे के हाथ में, जैसे हमने सुना कुछ देर पहले कि एक बच्चे के हाथ में एक आंसर शीट मिली, हम कहेंगे एक चिट मिली थी, जिसके बाद जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो उसने चिट पहले तो खा ली आधी, और आधी उससे आपसे बच्चों ने जो वहां पे एग्जाम दे रहे थे उन्होंने पकड़ ली। तो वहीं दूसरी तरफ जहां कंप्यूटर्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की बात की जा रही थी, वहां पे एग्जाम में ना बच्चे कुछ कर रहे थे, कंप्यूटर अपने आप चलते हुए पहले बताए जा रहे थे। फिर जो साथ बैठे बच्चे थे, जब उन्होंने शोर मचाया, जब उन्होंने कहा कि कुछ गलत हो रहा है, कि उनको सही नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये एक सरकारी जॉब रिलेटेड एग्जाम था और साथ साथ पोस्टें की हम बात करें तो बिल्कुल। और अमित देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड ये जब एग्जाम है, इसी में जब इस तरीके की धांधली होगी तो बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जाता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की करेंगे, जहां पर राजकुंद्रा की मुश्किलें कहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब एक तरफ जहां मुंबई पुलिस बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं शिल्पा शेट्टी के पति राजकुंद्रा एक के बाद एक विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। राजकुंद्रा द्वारा बनाई जा रही पॉर्न फिल्मों की जहां मुंबई पुलिस बारीकी से जांच कर रही है, वहीं फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काम करने वाले लोगों का ये मानना है कि जितना दोषी राजकुंद्रा इस मामले में है, उतने ही दोषी इस पूरे मामले में लिप्त लोग हैं। इंडस्ट्रीज की मशहूर एक्टर शालिनी सिंह का कहना है कि राजकुंद्रा फिल्म बनाने के लिए पहले जिन लोगों के साथ साइन किया करते थे, क्या उन्हें इस फिल्म के बारे में कोई पता नहीं था, या फिर किसके दबाव में इन लोगों ने फिल्म में काम किया, और क्या राजकुंद्रा इस तरीके की फिल्मों में काम कराने के लिए कोई दबाव बनाता था? अगर ऐसा था तो फिर इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? वहीं फिल्म इंडस्ट्री की एक्टर जया कहती हैं कि आप इंडस्ट्री में स्ट्रगल कीजिए, लेकिन संस्कृति, सभ्यता और सम्मान के साथ मर्यादा का ख्याल रखिए। अगर आप ऐसी फिल्मों में काम करना नहीं चाहते हैं तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता।
हाँ, ऑफ कोर्स देखिए मुंबई में जितने भी लोग हैं एक्टर, इवन मेल एक्टर और फीमेल एक्टर दोनों, हर तरह के जो एक्टर हैं सभी को इस तरह की फ़िल्मों के ऑफर्स भी आते हैं, हमें भी आए हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं और उन्हें एक एक्ट्रेस बननी है, इवन अच्छी एक्ट्रेस बननी है, बट उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती, तो सम टाइम किसी मजबूरी में, क्योंकि उन्हें अपना एक हीरोइन बनने का सपना पूरा करना है, तो सम टाइम मजबूरी में, और कभी कभी मतलब उन लोगों को पता नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है इस चीज़ में, तो कभी कभी ऐसी चीज़ों से ज़रूर गुजरना पड़ता है। हमें भी ऐसे ऑफ़र्स आए, मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स जो है फीमेल एक्टर और मेल एक्टर, उन लोगों को भी काफ़ी सारे ऑफ़र्स आए, बट ऐसा है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम तो बच गए हैं, हम ऐसी किसी चीज़ों में नहीं फंसे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, जितने भी लोग हैं, जो लोग आप लोग ट्राई कर रहे हैं, जी मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे पास भी कई ऑफ़र आए। ओल्ड बालाजी से आया था गंदी बात 2 का, हॉटशॉट से भी कई वेब सीरीज़ के ऑफ़र आए, बट ये एक्टर एक्ट्रेस की पर्सनल चॉइस होती है कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं नहीं करना चाहती थी, मैंने मना कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी किसी एक इंसान पे ब्लेम डालना उसका पूरा कि वो ये चीज़ कर रहा है, अगर लड़की खुद इंटरेस्ट नहीं होगी, एक्ट्रेस खुद इंटरेस्ट नहीं लेगी वो करने में, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जितने दोषी जिसमें राज कुंद्रा को माना जा रहा है, क्या जो पात्र थे इसमें काम करने वाले उतने ही दोषी होते? सर ऑब्वियसली हैं, उन्हें पहले से पता था कॉन्सेप्ट क्या है, क्या शूट होने वाला है, बिकॉज़ जब भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है किसी भी वेब सीरीज़ या किसी मूवी की, तो बताया जाता है पूरा कि इसमें इतने वोल्ड सीन्स होंगे, ये होगा, इतनी न्यूडिटी होगी, तो वो आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पोर्नोग्राफी मामले में अब लगातार फिल्म इंडस्ट्री से भी, फिल्मी जगत से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, अब फिल्मी जगत से भी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, यानी कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जितना दोषी राज कुंद्रा है, उतने ही इस पूरे मामले में संलिप्त लोग हैं। जी मुस्कान, ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से अब मॉडल और एक्टर कलाकारों की फिल्म इंडस्ट्री से जो अब बाइट आ रही है, जो स्टेटमेंट आ रहा है, उसमें साफ तौर पर कहना है कि जितने दोषी राज कुंद्रा है या फिर उनके तीनों जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उससे कम दोषी वो लोग नहीं हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में पात्र की भूमिका निभाए हैं। अब ऐसे में उन लोगों का ये भी कहना है कि स्ट्रगल करने के लिए इस तरीके के बहुत सारे ऑफर जो है कि आते हैं, लेकिन हमें पसंद करना है कि हमें स्ट्रगल के लिए अपनी कला को सामने रखना है या अपने आप को सामने रखना है। लेकिन इस तरीके से अब एक के बाद एक लोगों के बयान आ रहे हैं, ऐसे में राज कुंद्रा की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ चुकी है और आने वाले समय में और कितने नाम बाहर आएंगे और कितने लोग इस तरीके की चीजों के ऑफर को बताएंगे, इंतजार करना होगा। मुस्कान। मुरारी, फिलहाल राज कुंद्रा केस में क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से कार्रवाई लगातार चल रही है, हिरासत में राज कुंद्रा हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? मुस्कान, देखिए राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक जो है कि कस्टडी मिली हुई थी और उसमें जो है पुलिस की तरफ से कहा गया था कि हम 14 दिनों में कई ऐसे सबूत, कई ऐसे दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखेंगे जिससे कि इनकी जो कस्टडी है वो बढ़ेगी। मुस्कान, खबर है कि मुंबई पुलिस जो है वो पश्चिम बंगाल सहित गुजरात में जो है एक कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन कर रही है। कोई लेकिन मुरारी, सबसे अहम बात देखने वाली ये होगी कि अब 14 दिन की हिरासत में पुलिस क्या कुछ निकाल कर सामने ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को अगले 24 घंटे के लिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की और साथ ही साथ गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है और इसी के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी के भोपाल कार्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी पीके साहा ने रविवार को बताया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच और मंदसौर जिलों में आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं पर भारी से अधिक बारिश हो सकती है और गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 10 जिलों में 115.6 मिलीमीटर से 204.5 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। साहा ने बताया कि आईएमडी ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के 16 अन्य जिलों में भारी से
बहुत भारी बारिश होने और साथ ही साथ गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश तिवारी इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है, फिलहाल मौसम की क्या कुछ स्थिति है? देखिए मुस्कान, सबसे पहले बात करें अगर तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और मध्य प्रदेश में लगातार जो है बारिश कई दिनों से प्रारंभ है और अभी हफ्ते भर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में सतत बारिश जारी रहेगी और इसी को चलते जो है मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जोन घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश अभी भी चल रही है। अगर विदिशा की बात करें तो विदिशा में हालांकि भारी बारिश की वजह से कई मकान भी ढहे हैं, तो कई लोगों का बारिश की वजह से जनजीवन उनका पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मध्य प्रदेश के चाहे इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें तो भारी बारिश की वजह से जल भराव भी हो चुका है और निश्चित तौर पर जल भराव की वजह से जो है लोगों को, आम जनों को काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं क्योंकि रोड और ट्रैफिक जाम भी हो जाता है और जो निचली बस्तियां होती हैं वहां पर भी जल भराव की वजह से उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए भी मुसीबत सी आ जाती है क्योंकि वहां पर जल भराव हो जाता है। गणेश, सरकार की और प्रशासन की फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो किस तरीके की तैयारियां लोगों को बचाने के लिए? देखिए अगर बात करें सरकार की तरफ से बात करें तो जो निचले स्तर में, निचली बस्तियों में रहते हैं यानी कि जो नदियों के किनारे रहते हैं उन स्थानों को हालांकि अब सरकार द्वारा जो है वहां पर खाली कराया जा रहा है और बचाव राहत की जो दल है उनकी टीमें भी, उन टीमों को भी अलर्ट किया गया है कि अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो तुरंत बचाव किया जा सके। हालांकि सरकार ने जो नदी नाले के किनारे जो रहने वाली बस्तियां हैं और ऐसे में क्योंकि नदियां ज्यादातर उफान पर हैं, खतरे की निशान से जो है ऊपर बह रही हैं, तो वहां पर जो है बचाव राहत दल जो है तो जहां अलर्ट पर है ही है, उसके साथ ही उन क्षेत्र पे रहने वाले लोगों को भी वहां से खाली कराकर एक जहां पर उन सुरक्षित जगह पर उनको भेजा जा रहा है ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो सके। जी मुस्कान। गणेश, जिन लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है, क्या उनके लिए राहत सामग्री का जो तमाम जिम्मेदारी जो सरकार की बनती है, क्या वो दी जा रही है उन्हें? देखिए अभी सरकार की तरफ से जरूर जो राहत सामग्री है वो दी जा रही है क्योंकि अगर ऐसे में दूसरी जगह पर सुरक्षित स्थान पर भेजा रहा है तो उनको खाने के पैकेट है या अन्य सामग्रियां हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, वो निश्चित तौर पर उनको कमी महसूस हो रही। तो ऐसे में हालांकि सरकार जो है उन्हें वहां पर जो सुरक्षित जगहों पर या एक स्थान पर लोगों को लेकर जा रही है या वहां पर रहने की व्यवस्था की जा रही है, तो वहां पर सरकार की तरफ से हालांकि खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन हालांकि तेज बारिश और भारी बारिश की वजह से और जो लगातार कई दिनों से बारिश जारी है, ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, दोनों के लिए ये बारिश जो है भारी तबाही बनकर साबित हो रही है। जी ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।